देश की राजनीति में अगर बात करें तो मेरे ख्याल में 3 ही गांव ऐसे नजर आ रहे हैं। या तो एक उत्तर प्रदेश का जैसे सैफई है, जो मुलायम सिंह यादव का गांव है, ठीक है, उस सैफई में बहुत नेता पैदा हुए, मुलायम सिंह यादव के घर से ही हुए ज्यादा। जी जी जी। या बादल परिवार में, बादल गांव से जैसे प्रकाश सिंह बादल के, और या फिर चौटाला गांव में। लेकिन इन तीनों की भी अगर तुलना करें तो चौटाला में ज्यादा मिलेंगे। इस वीडियो को जो भी दर्शक पूरा देख लेंगे ना, हाँ, उनको हरियाणा की राजनीति लगभग समझ में आ जाएगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति घूम ही इन 5 परिवारों के दम पर। बिल्कुल सही। भले ही आज बीजेपी का राज है, लेकिन वो भी इन परिवारों के दम पर है। अगर ये परिवार ना जाए ना बीजेपी में, बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी पहले यही थी ना, बिल्कुल सही, 2014 से पहले। तब 2014 से पहले इन परिवारों में से कोई नहीं था बीजेपी में। जी सही। बीजेपी का देखो आप क्या हालात। बिल्कुल कि एक मंत्री जी थे, पूर्व मंत्री, अब तो उनका देहांत हो गया। उनका एक घर है, उस घर में उनके 3 बेटे हैं और एक उनकी धर्मपत्नी जी। वो 3 बेटे, 3 न्यारी पार्टी, अब 3 झंडे लग रहे हैं घर। हाँ बिल्कुल, बताओ कितनी विचित्र बात है। जी सही बात। एक घर में 3 पार्टियों में झंडे लग रहे हैं, बिल्कुल सही बात, और तीनों टिकट मांग रहे हैं। हाँ। और फिर आखिरकार हुआ क्या, उन तीनों भाइयों को मिली नहीं, उनकी माँ को दे दी टिकट। हरियाणा के तो वो इकलौते, और देश में भी हो सकता है इकलौते हों जी, जिन्होंने एक साथ 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल। जिसमें राजस्थान के सीकर से उन्होंने बलराम जाखड़ की टक्कर में चुनाव लड़ा जी, रोहतक से उन्होंने चुनाव लड़ा जी, और उन्होंने पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा। अभय सिंह चौटाला ने राजनीति बिल्कुल जीरो से शुरू की। वो सबसे पहले गांव में पंच बने। अच्छा, मेंबर। अच्छा, बहुत अचरज की बात है। अचरज की बात है कि वो ग्राम पंचायत के मेंबर का उन्होंने चुनाव लड़ा जी। फिर वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, जिला परिषद के सदस्य रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे जी जी जी, ठीक है, जिला परिषद के फिर वो चेयरमैन भी रहे जी जी। उसके बाद उन्होंने एमएलए का बाई इलेक्शन लड़ा, एमएलए बने जी। आज तक हरियाणा के इतिहास में जो भी उप मुख्यमंत्री बने, ये भी मैं बड़ी एक रोचक बात दर्शकों को बता रहा हूँ, उन्होंने कभी कार्यकाल पूरा नहीं 5 साल के लिए कोई नहीं बना जी। ये सबसे लंबे समय यही रहे हैं, 4.5 साल जी। साथियों, राजनीति की दुनिया की बात करें तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह पूरे हरियाणा की राजनीति की चर्चा है। आज हरियाणा के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक परिवार हैं, उन्होंने जब से राजनीति की शुरुआत की है और आज तक उनकी सारी राजनीति का विवरण देंगे। मुख्यतः हरियाणा की राजनीति में 3 लालों के परिवार हुए हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, जो शीर्ष पद तक पहुंचे हैं। उन परिवारों का आपसी ताना बाना कहां ठहरता है, आपसी जो भाईचारा वो कितना सुदृढ़ है, इस बात की हम पूरी चर्चा करेंगे। उसके अलावा हरियाणा के अंदर एक परिवार और हुआ है जो शीर्ष पद पर पहुंचा है, वह परिवार है चौधरी राव बीरेंद्र सिंह का परिवार, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा एक ऐसा परिवार है जिसने हरियाणा की राजनीति में सबसे पहले शुरुआत की और सबसे आखिर में जाकर उनको वह पद मिल पाया जिस पद के वो हकदार थे। पूरी चर्चा, आज पूरी हरियाणा की राजनीति का निचोड़ निकाल देंगे साथियों इस चर्चा में। जो भी भाई राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर उन्होंने यह चर्चा पूरी देख ली तो पूरी हरियाणा की राजनीति को समझ जाएंगे। और चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, देखिए जी, हमारे यहाँ तीनों लालों के परिवार भी रहे हैं जी। चौधरी भजनलाल का परिवार भी रहा है, चौधरी बंसीलाल का परिवार भी रहा है, देवीलाल का परिवार भी रहा है जी, और उसके साथ हम कहें राव का परिवार और हुडा का परिवार जी। इन सभी परिवारों ने हरियाणा के अंदर एक छत्र राज किया अपने अपने समय पर जी। परंतु इनमें ऐसा कौन सा परिवार है जिसके मतभेद कभी जनता के बीच में नहीं आए हैं? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा में आजादी से पहले भी जी, आजादी के बाद भी, जब संयुक्त पंजाब था, हरियाणा उसका एक पार्ट था, और उसके बाद भी जी, हरियाणा की सियासत में वैसे तो बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं जी, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए पूरे हरियाणा का निष्कर्ष जी, तो 5 ऐसे राजनीतिक परिवार हरियाणा में हैं
जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजनीति में हैं और उन्होंने राजनीति में प्रदेश के जो सबसे बड़े पद हैं जी उन तक वो पहुंचे। देश की राजनीति में भी उनका बड़ा रुक्का रोड़ा रहा जी। और उन परिवारों का अपने अपने इलाके के अलावा भी जी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी अपना एक प्रभाव हमेशा से रहा है। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो हरियाणा में जैसे 3 लालों का तो पूरे देश में चर्चा रहती, पूरी दुनिया में ही, कि हरियाणा 3 लालों के नाम से जाना जाता है जी। और जिनमें चौधरी बंसीलाल, उन लालों में भी बड़ी विचित्र बात यह है जिसका जो युवा जो दर्शक हैं उनको हो सकता है कईयों को ना भी मालूम हो, क्योंकि उन लालों में भी अक्सर चौधरी देवीलाल को बड़ा नाम बताया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री सबसे पहले अगर उन लालों में कोई बना तो वो चौधरी बंसीलाल बने। बिल्कुल सही बात है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल जी, 3 लाल हुए जी। और 2 ऐसे नेता और हुए जिनका हरियाणा की राजनीति में नहीं देश की राजनीति में अच्छा खासा नाम है जी। उनमें एक राव बीरेंद्र सिंह जी और एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणबीर हुड्डा जी, उनका परिवार जी। अगर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें तो चूंकि राजनीति में क्या है कि एक परिवार जब बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है, क्योंकि पहले तो इनमें भी एक एक आदमी ने शुरुआत की, हाँ, बिल्कुल सही। 2 ने कर दी, जैसे 2 भाइयों ने शुरुआत कर दी। जी जी। अब चौधरी देवीलाल के परिवार की अगर बात करें तो उस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि चौधरी देवीलाल पहली बार नहीं जीते, बल्कि पहला चुनाव चौधरी देवीलाल के जो बड़े भाई हैं चौधरी शाहबराम, उन्होंने चुनाव लड़ा था। ठीक बात है। और चौधरी शाहबराम और चौधरी देवीलाल जी, दोनों भाइयों ने राजनीति की जी। ये अलग बात है कि चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा नाम हुआ और चौधरी शाहबराम उस सत्र पर नहीं जा पाए। उसी तरह से अगर बात करें चौधरी बंसीलाल के परिवार में तो वो एक गैर राजनीतिक सा परिवार था, उनमें चौधरी बंसीलाल ने ही राजनीति शुरू की, बाकी तो उनके भाई जो है राजनीति से काफी दूर। जी जी जी। चौधरी भजनलाल के परिवार की बात करें तो चौधरी भजनलाल ने भी खुद अपने दम पर ही राजनीति शुरू की, उनके भाइयों का भी कोई वो नहीं था, लंबा चौड़ा राजनीति परिवार का। इसी तरह से राव बीरेंद्र सिंह का, राव बीरेंद्र सिंह ने जो राजनीति की वो राजनीति की राव तुलाराम के नाम जी। राव तुलाराम अहिरवाल के ही देश के जो बहुत बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जी, उनमें वो शामिल रहे। हाँ, बिल्कुल सही। और उसके बाद रामपुरा हाउस का एक बड़ा अच्छा खासा दबदबा रहा जी। और राव बीरेंद्र सिंह राजनीति चूंकि राव तुलाराम के परिवार में किसी तरह से जो है वो उसी से उनकी राजनीति शुरू होगी। उसके बाद बात करें रणबीर सिंह हुड्डा की जी, तो रणबीर सिंह हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति, उनके जो पिताजी और जो उनके पिताजी के भाई रामजीलाल हुड्डा और जो चौधरी मातूराम हुड्डा, उन्होंने जो है सबसे पहले चुनावी राजनीति शुरू की थी जी। उसके बाद उनकी राजनीति आगे चलती रही। बिल्कुल। आज हालात ये है कि हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि ये जो परिवार है ना, इनमें से 2 परिवार तो ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा से बाहर भी चुनाव लड़े हैं, राव बीरेंद्र सिंह के परिवार ने और जो है चौधरी देवीलाल के परिवार ने जी। और जहां तक सवाल है आज इनके परिवारों की यह हालात है कि बड़ी कड़वी सच्चाई है। वैसे हरियाणा प्रदेश में इन परिवारों ने 20 विधानसभा क्षेत्रों के आसपास ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे हरियाणा में 17 SC रिजर्व सीटें है ना जी जी, इस तरह से 20 हरियाणा में ऐसी सीटें इन्होंने बना ली जो अपने लिए इनके लिए एक तरह से रिजर्व हो गई, जिनमें से 10 से पहिया जीत जाते हैं। आज भी एक तरह से जागीर की तरह हो गई है। बिल्कुल। आज भी अगर इनके परिवारों की आप गिनती करेंगे हम तो लगभग 10 के आसपास सदस्य आज भी इनके जो है प्रदेश की लोकसभा विधानसभाओं में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो 90 हल्के हैं और 10 लोकसभा हैं जी जी, उनका जो है 20% के आसपास तो कम से कम इनके पास है आज भी। बिल्कुल सही बात है, इनकी जागीरदारी से कायम हो रही है 20 सीटों पे तो। और जहां तक बात है चौधरी देवीलाल के परिवार की, चौधरी देवीलाल का परिवार हरियाणा प्रदेश का तो पहला परिवार है और हो सकता है देश में भी कोई इक्का दुक्का भी नहीं मिलेंगे इनके स्तर के जिन्होंने 100 से ज्यादा चुनाव लड़ लिए जी। सही, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जिस चौटाला गांव में जो है 1 दर्जन से ज्यादा तो विधायक बन चुके हैं लोग। सही बात, ठीक है। देश की राजनीति में अगर बात करें तो मेरे ख्याल में 3 ही गांव ऐसे नजर आ रहे हैं। या तो एक उत्तर प्रदेश का जैसे सेफई है जो मुलायम सिंह यादव का गांव है, ठीक है, उस सेफई में बहुत नेता पैदा हुए, मुलायम सिंह यादव के घर से ही हुए जी जी जी। या बादल परिवार में बादल गांव से जैसे प्रकाश सिंह बादल के, और या फिर चौटाला गांव में। लेकिन इन तीनों की भी अगर तुलना करें तो चौटाला में ज्यादा मिलेंगे।
अब जो आपने मेन जो आज वीडियो का हमने जो निष्कर्ष है वो हम इस विषय पर ये वीडियो है कि आखिर इन पांचों परिवारों में किन किन परिवारों में अनबन है, कहां कौन सा ऐसा परिवार है जो आज भी इतनी लंबी राजनीति करने के बाद आज भी वो परिवार जो है एकजुट है। एक सबसे गंभीर बात मैं और बताता हूं दर्शकों जी, जो पांचों राजनीतिक परिवार है ना, इनमें अगर सही ढंग से देखें तो सबसे पुराना राजनीतिक परिवार चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का है। अच्छा, कैसे प्रद्युम्न क्योंकि भाई? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के जो पिताजी चौधरी मातूराम और चौधरी रामजीलाल हुड्डा जी, उन्होंने तो 1920 में चुनाव लड़ा था जी, पहला एक ने हिसार से, एक ने हिसार से और एक ने रोहतक से जी। 1920 में उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था जी, जिसका बहुत कम लोगों को पता है जी। और बहुत लोग जो ये कहते हैं, मुझे आज भी याद है जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद वो हिसार जिले में आए। उन्होंने हिसार जिले में नलवा हल्के में एक लुदास गांव पड़ता है, बिल्कुल, तो उस लुदास गांव में हुड्डा गोत्र के कुछ घर हैं जी। तो उन्होंने यहाँ भरे मंच से कहा था कि भाई हमारा तो एक ही चीज है, ठीक है, सांगी और लुदास, ठीक है, हमारा एक परिवार यहाँ रहता है, एक परिवार हमारा वहां रहता है जी जी। तो उस चीज का बड़ा असर पड़ा और हुड्डा साहब इस चीज में बड़े माहिर थे कि वो कहीं आपकी दादी का गांव, कभी अपनी बुआ का गांव, कभी अपने फूफा का गांव, कभी कुछ, वो इस तरह की ये बातें लोगों को बताते रहते हैं और ये असर भी डालती हैं, बिल्कुल असर डालती हैं। उससे लोगों में एक अपनापन की भावना आती है, भाई ये तो अपने जैसा ही, सामाजिकता भी झलकती है जी। तो अगर सिलसिलेवार तरीके से हम पांचों परिवारों की तुलना करें कि पांचों परिवारों में जब से इन्होंने राजनीति शुरू की जी, तब से और आज तक क्या चल रहा है, तब दर्शकों को ये समझ में आएगा कि वास्तव में हरियाणा की राजनीति में कौन सा ऐसा परिवार है जो राजनीति का मतलब ये है कि एक बड़ी बात ये कहते हैं लोग कि जिस घर में भी राजनीति घुस जाए ना, वहां भी भाई भाई के बैर हो जाते हैं बाप बेटे का बैर हो जाता है, बिल्कुल। और हमने तो बहुत उदाहरण ऐसे देखे हैं जिसमें बाप न्यारी पार्टी में, बेटा न्यारी पार्टी में, ठीक है, पति न्यारी में, पत्नी न्यारी में जी। मैंने तो एक ऐसा विचित्र उदाहरण और देखा है कि एक मंत्री जी थे, पूर्व मंत्री, अब तो उनका देहांत हो गया, उनका एक घर है, उस घर में उनके 3 बेटे हैं और एक उनकी धर्मपत्नी जी। वो 3 बेटे, 3 न्यारी न्यारी पार्टी, अब 3 झंडे लग रहे हैं घर में। हाँ बिल्कुल, बताओ कितनी विचित्र बात है जी। सही बात, एक घर में 3 पार्टियों में झंडे लग रहे हैं, बिल्कुल सही बात, और तीनों टिकट मांग रहे हैं। हाँ। और फिर आखिरकार हुआ क्या, उन तीनों भाइयों को मिली नहीं, उनकी माँ को दे दी टिकट ठीक है, बहन का रोड़ा क्यों करे उल्ट जाए, लेकिन वो माँ को भी कोई खास वोट नहीं, और ना ही एक दूसरे पे कभी भरोसा करते हैं। राजनीति का मतलब ये हो जाता है कि राजनीति में जैसे वो एक चुटकुला है ना, वे एक लड़का अपने पिता को कहने लगे, लड़का छत पे खड़ा था, पिताजी नीचे खड़ा था, कि पिताजी मुझे राजनीति करनी है। हाँ। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा राजनीति बड़ी गंदी चीज है, करके कहा अभी नहीं होगा। बोला ना आप गुर सिखाओ, बोला मैं जो है करूंगा मैं। तो उसने कही, बेटा फिर एक काम कर, तू छात पे चढ़ जा। वो अपना छोरा छात पे चढ़ गया जी। बोला हाँ बाबू ये बता क्या करना है, बिल्कुल। बोला ऊपर तो डाक मार जा, नीचे कूद जा। बोला जब डाक मार जाऊंगा तो मैं तो पढ़ूंगा, चोट लगेगी मेरा। ना बोला बेटा, बोला मैं खड़ा नीचे, मैं खड़ा, टेंशन ले, बोला मैं आप पे पकड़ लूंगा जी। वो छोरा ना अपना आपका बाबू पे विश्वास करके डाक मारते हैं, कड़े गोडा टूट गया, कड़े हाथ टूट गया, कड़े मुंह फूट गया, सारा सौदा हो गया लहूलुहान। तो बोला बाबू या क्या करी, बोला बेटा राजनीति का ये पहला गुरु है कि अपने बाप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये वास्तव में है कि हमने तो यहाँ देखे हैं बाप अपने बेटे को पार्टी से निकाल देता है, बिल्कुल, ठीक है, तो उसको सिस्टम। लेकिन बहरहाल जिस विषय पर हम आए हुए थे कि सिलसिलेवार तरीके से हम पांचों परिवारों में अगर देखें कि किस परिवार की क्या हालात आज के दिन है, और इतना लंबा उनका जो राजनीति, किसी ने 100 साल से ज्यादा हो गया, बुड्ढा साहब के परिवार ने तो 104 साल हो गए राजनीति। सही कह रहे हैं आप। इसी तरह से उसके बाद चौधरी देवीलाल के परिवार ने भी जो है 1937 में लड़ा था, तो उनको भी 90 साल, 87-88 साल हो गई, बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से फिर राव बीरेंद्र सिंह, भजनलाल, बंसीलाल, बहुत युग बीत गई, कई पीढ़ियां चली जी। सही बात है। सबसे पहले अगर पीढ़ी भी देखें ना प्रद्युम्न भाई, हम मातूराम हुड्डा जी, रणबीर हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, 4 पीढ़ियां तो बिल्कुल हो गई। 4 पीढ़ियां उनकी होगी, 4 पीढ़ी 4 चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीति में हो गई, हाँ, और बाकियों की भी आ जाएंगी चौथी जी बिल्कुल। तो इनमें अगर सबसे पहले हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो पहले जो मुख्यमंत्री इन लाल परिवारों में बने वो चौधरी बंसीलाल बने। हाँ। चौधरी बंसीलाल के परिवार में उनके 2 बेटे जी। बड़ा बेटा वैसे तो उनका नाम महेंद्र है, लेकिन वो रणबीर सिंह महेंद्रा लिखते हैं जी।
छोटा बेटा सुरेंद्र सिंह, दोनों राजनीतिक रूप से अलग अलग। बिल्कुल, जो हम ये बात कर रहे थे ना कि क्या है पोजीशन, इससे दर्शकों को ये समझ में आएगा कि हम जिन नेताओं के लिए लड़ भिड़ रहे हैं, हम जिन नेताओं के लिए लगातार उनका झंडा ठाए हुए हैं, ठीक बात है, आखिर उनके परिवार में कोई सामाजिकता है, उनके परिवार इकट्ठा है या नहीं है, उनके परिवार के हालात क्या है। हम इन नेताओं के लिए कई बार अपना भाईचारा खराब कर लेते हैं जी। मूल शिक्षा आपको इस वीडियो से यही मिलने वाली, अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारी मूर्खता होती है। जी प्रद्युमन भाई, इस वीडियो को जो भी दर्शक पूरा देख लेंगे ना, हाँ, उनको हरियाणा की राजनीति लगभग समझ में आ जाएगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति घूम ही इन 5 परिवारों के दम पर रही। बिल्कुल सही, भले ही आज बीजेपी का राज है, लेकिन वो भी इन परिवारों के दम पर है। अगर ये परिवार ना जाए ना बीजेपी में, बीजेपी कुछ नहीं है। बीजेपी पहले यहीं थी ना, बिल्कुल सही, 2014 से पहले। तब 2014 से पहले इन परिवारों में से कोई नहीं था बीजेपी में। जी सही, बीजेपी का देखो आप क्या हालात। बिल्कुल सही बात है। बहरहाल चौधरी बंसीलाल के जो 2 बेटे हैं, दोनों बंसीलाल के जीते जी राजनीतिक रूप से अलग अलग थे। सही। और बंसीलाल के दोनों बेटों में जो रणबीर सिंह महिंद्रा हैं, उन्होंने भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़ा। जी। भिवानी लोकसभा में एक चुनाव तो ऐसा था कि दोनों भाई आमने सामने थे। जी। चौधरी सुरेंद्र सिंह हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और रणबीर सिंह महिंद्रा कांग्रेस पार्टी से। बुरी तरह से हारे महिंद्रा साहब जी। और उन्होंने मुंडाल से कई चुनाव लड़े जी। उसके बाद 3 चुनाव उन्होंने लगातार जो है बारडा से लड़े। हाँ। वो अपनी पूरी जिंदगी में के बहुत बड़े जो उनकी जिंदगी का हिस्सा था राजनीतिक जीवन का, उसमें अपने पिता और अपने छोटे भाई के वो खिलाफ रहे और वो कभी नहीं जीत पाए। एक चुनाव ऐसा आया 2005 का, जब चौधरी बंसीलाल जी अपने आखिरी समय में थे और उस समय मुझे आज भी वो दौर याद है कि रणबीर सिंह महिंद्रा तो ऑलरेडी कांग्रेस में थे जी। और चौधरी बंसीलाल ने अपनी पार्टी हरियाणा विकास पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर दी थी जी। और उस मर्ज करने के बाद धनाना गांव पड़ता, मुंडाल हल्के में बड़ा गांव है जी। उस धनाना गांव में रैली रखी गई चुनाव का जो वोटिंग थी उससे 2-3 दिन पहले, और वहां जो है चौधरी बंसीलाल और रणबीर सिंह महिंद्रा जी, जब बंसीलाल जी स्टेज पर चढ़े तो दोनों बाप बेटा गले मिलके इतने रोए कि एक तरह से उनको ये लगा कि भाई पता नहीं क्या मिल गया हमें आज, क्या मिल गया, बाप और बेटा इतने वर्षों बाद जो बिछुड़े हुए थे। यहाँ तक कि चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा की बेटी का जब ब्याह था ना तो भी चौधरी बंसीलाल जी नहीं गए थे। देखो कितनी बड़ी बात है। एक बाप वहां चौधरी भजनलाल जी ने चौधरी बंसीलाल की जो सारी बंसीलाल की पोती की चौधरी भजनलाल जी ने जितनी जो रस्में थी वो निभाई थी एक दादा के तौर पर। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन परिवारों में कितनी सामाजिकता बची हुई है जी। उसके बाद उस चुनाव में बंसीलाल जी बोले वहां मंच से जी कि भाई मेरा बेटा है और इसको जिताओ, और सिर्फ बंसीलाल की उसे एक जुबान पर जी लोगों ने पहली बार और आखिरी बार रणबीर सिंह महिंद्रा जिंदगी में जीता। सुरेंद्र सिंह सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे जी, विधायक रहे कई बार मंत्री रहे बिल्कुल, और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। एक समय तो वो था जब संजय गांधी और सुरेंद्र सिंह 2 की ही चलती बिल्कुल पूरे देश में इनका डंका बजता था। कांग्रेस पार्टी को यही लोग चलाते थे, इंदिरा और बंसीलाल। मतलब 2 जोड़ियां बड़ी मशहूर थी, इंदिरा बंसीलाल और संजय सुरेंद्र, और बड़ी फेमस रही जी। इसके बाद सुरेंद्र सिंह, जो एक बाप अगर अपने बेटे के साथ हो ना तो उसका परिणाम ये होता है कि सुरेंद्र सिंह एमपी भी रहा, राज्यसभा में भी गया, लोकसभा का एमपी रहा, मंत्री रहा, एमएलए रहा, कई बार पार्टी में बड़े बड़े पदों पर रहा। उसके बाद ये पिता के आशीर्वाद की ताकत है जी। चौधरी बंसीलाल का अगर राजनीतिक जीवन देखें तो वो सबसे पहले उनकी राजनीति शुरू हुई थी, वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। ठीक बात है, जिसका बहुत कम लोगों को पता। 1960 में जब संयुक्त पंजाब था जी, तो उस समय उनको राज्यसभा में भेजा गया था जी। और एक लोग जो उनको भेजने वाले कौन थे, ये भी थोड़ा दर्शकों, यहाँ जो लोग जो घूम रहे हैं ना, रोचक किस्सा ये भी, यहाँ जो लोग घूम रहे हैं उन लोगों को तो क्या है कि हल्के में किलकी माने जाओ, कोई नहीं पूछता। असली जो गोटी फिट होती है वो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में होती है बिल्कुल। जब चौधरी बंसीलाल 6 साल के लिए वहां राज्यसभा में गए जी, तो उनकी दिल्ली के गलियारों में इतनी जबरदस्त पैठ बन गई जी कि उसके कुछ ही समय के बाद जब उनका टेन्योर पूरा हुआ और फिर उन्होंने तोशाम से चुनाव लड़ा जी, फिर राव बीरेंद्र सिंह की सरकार पड़ी, उसके बाद चुनाव हुए और 1968 में हरियाणा को पहला लाल मुख्यमंत्री मिला।
चौधरी बंसीलाल को राजनीतिक रूप से जिन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, जिन्होंने राज्यसभा तक पहुंचाया, उनमें एक बहुत बड़ा रोल जो गुलजारी लाल नंदा है, हाँ। उनका, नंदा साहब का एक बहुत बड़ा रोल उनके बिल्कुल पीछे है। और नंदा साहब की ही देन है जिसकी वजह से बंसीलाल इस हरियाणा प्रदेश के, आधुनिक हरियाणा जिसको बोलते हैं, उसके निर्माता बन पाए। उसके बाद उनकी इंदिरा गांधी से भी बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग हुई। जी। फिर अगर बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल ने राज्यसभा के बाद तोशाम से चुनाव लड़े, भिवानी लोकसभा से चुनाव लड़े, कई बार वो सांसद रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का जो आखिरी चुनाव था वो भिवानी शहर से लड़ना पड़ा, और वो उनकी मजबूरी ये थी कि उस समय हालात ये थी कि वो तोशाम से जीतने के हालात में नहीं थे। तो उन्होंने अच्छे दिन भी देखे, माड़े दिन भी देखे। सही बात है। एक वो समय भी देखा जब उनको भिवानी, जो उनका घर था, वहां जो है हथकड़ी लगा करके जो है ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने चीजों को देखा, लेकिन उन्होंने काम भी बहुत किया। अब अगर बात करें बंसीलाल परिवार की आगे राजनीतिक विरासत की, तो जो मैंने एक उदाहरण दिया था कि पति पत्नी भी अलग अलग हो जाते हैं राजनीति में, तो वो यहाँ बंसीलाल के परिवार में हुआ। सुरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी थी किरण चौधरी, वो कांग्रेस में थी, बिल्कुल दिल्ली की राजनीति कर रही थी, दिल्ली से विधायक बनी, विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी, और उनके पति यहाँ कांग्रेस को जो है राजनीतिक गालियां दे रहे थे, बिल्कुल वो हरियाणा विकास पार्टी में थे। तो एक ही घर में जो पति पत्नी अलग अलग। उसके बाद किरण चौधरी ने हरियाणा में पहली बार जब एंट्री करी तो उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था 2004 में, और उस चुनाव में किरण चौधरी जो है क्रॉस वोट हुआ, जिसकी वजह से वो हार गई। उसके बाद 2005 में सुरेंद्र सिंह का आकस्मिक देहांत हुआ। सुरेंद्र सिंह के देहांत के बाद किरण चौधरी हरियाणा में आई, और वो दिन है और आज का दिन है। किरण चौधरी कभी कोई चुनाव नहीं हारी। बिल्कुल सही है। 2005 में तो शाम से एमएलए बनी, फिर मंत्री बनी, 2009 में एमएलए बनी, फिर मंत्री बनी, 2014 में फिर एमएलए बनी, कांग्रेस विधायक दल की नेता बनी, 2019 में फिर एमएलए बनी, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले माँ बेटी दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और आजकल वो राज्यसभा में है। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि किरण चौधरी दिल्ली की विधानसभा में बैठी, हरियाणा में मंत्री रही, विधायक रही, और अब राज्यसभा में है। चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की जो बेटी है, इकलौती बेटी श्रुति चौधरी, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद शुरू किया, और पहला चुनाव उन्होंने अपनी जिंदगी का 2009 में लड़ा, वो एमपी बनी। बिल्कुल। उसके बाद वो 14 में हारी, 19 में हारी। उसके बाद 24 में उनकी टिकट काट दी गई, और यहाँ भी एक रिकॉर्ड बड़ा गजब बना कि एक 1991 के चुनाव को अगर छोड़ देना, तो जब से भिवानी लोकसभा बनी है तब से 1991 में चौधरी बंसीलाल के परिवार ने खुद चुनाव नहीं लड़ा था। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र जंगबीर सिंह हैं खरकड़ी के, उनको जो चुनाव लड़ा था, अच्छा, खरकड़ी जामरी के, और वो जीते भी थे। ये पहला चुनाव है जब चौधरी बंसीलाल का परिवार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। उसी 1991 को छोड़ने दो, तब तो उन्होंने जानबूझ करके नहीं लड़ा, क्योंकि तब तो उनकी पार्टी भी थी। लेकिन यहाँ उनकी टिकट काट दी गई। अच्छा, भिवानी लोकसभा एक ऐसी सीट है जहां एक परिवार की 3 पीढ़ियां एमपी रही, चौधरी बंसीलाल रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह रहे, और श्रुति चौधरी रही। तो श्रुति चौधरी फिलहाल तोशाम से विधायक हैं, और प्रदेश के नायब सिंह सैनी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये पूरा वृतांत है चौधरी बंसीलाल के परिवार का, जिसमें चौधरी बंसीलाल के परिवार में राजनीति के शुरू के कुछ एक साल अगर छोड़ देना, तो उसके बाद लगातार भाइयों में विवाद रहा राजनीतिक रूप से, पति पत्नी राजनीतिक रूप से अलग अलग रही, और इसके बाद अब जब तीसरी पीढ़ी आई तो चौधरी बंसीलाल के जो बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा, उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी ने भी पहला चुनाव तोशाम से लड़ा, और यहाँ दोनों भाई बहन आमने सामने, जिसमें अनिरुद्ध चौधरी चुनाव हार गए। और बहुत लोग एक चीज और भी कहते हैं कि, और मेरा भी ये मानना है कि अनिरुद्ध चौधरी अगर अपनी जिद छोड़ देते तो आज वो बाढ़ड़ा से विधायक होते कांग्रेस के। उन्होंने केवल इस जिद में कि मैं चौधरी बंसीलाल का वारिस हूँ, मैं मेरी इस बहन के सामने चुनाव लड़ूंगा, और चूंकि कांग्रेस की आवाज दिख रही थी, और इसको हरा दूंगा, हराते ही बंसीलाल का वारिस बन जाऊंगा, जो कि बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी, बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हुई, जिससे जिस बाढ़ड़ा में उनके पिता लगातार हैट्रिक उनकी हार की बन चुकी थी, उस हार की हैट्रिक को वो तोड़ के जीत सकते थे बाढ़ड़ा से। और प्रद्युमन भाई, ये जो हार हुई है, ये आगे भी इनको सलती रहेगी? नहीं, निश्चित रूप से आगे तो चलो नया परिसीमन होगा, नए परिसीमन के बाद क्या हालात बढ़ते लेकिन हैं, ये सलती रहेगी। बिल्कुल। इस चीज ने एक चीज और क्लियर कर दी, डेंट पड़ गया उनके करियर पर बहुत लंबा। इस
चुनाव ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि भले ही अनिरुद्ध चौधरी मन में चौधरी बंसीलाल के राजनीतिक वारिस बनते इसलिए चलती रहेगी, लेकिन जनता श्रुति चौधरी को राजनीतिक वारिस मान रही है, जिसका उन्होंने इस चुनाव में बता दिया कि ये श्रुति चौधरी ही बंसीलाल की राजनीतिक वारिस। और उसका कारण भी ये है कि चौधरी बंसीलाल ने चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद जो उनके परिवार की जो पगड़ी थी वो श्रुति चौधरी के सिर पर रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार में जो है लगभग जितने सदस्य हैं, चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, किरण चौधरी, रणबीर महिंद्रा, अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी, 6 लोगों ने तो सीधे चुनाव लड़े हैं। और एक जो चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं सोमवीर सिंह शोराण, वो लोहारू से विधायक बने, 2 बार वो विधायक रहे और उसके बाद उनकी भी हैट्रिक बनी लोहारू में हार की। इस बार वो बारडा से भी कांग्रेस की टिकट पर हार गए। ये पूरा किस्सा है चौधरी बंसीलाल के परिवार का। अब अगर आगे हम चलें तो हम बात करते हैं चौधरी भजनलाल के परिवार की। चौधरी भजनलाल वैसे तो जो है आदमपुर मंडी उनका कोई मूल गांव नहीं है, पाकिस्तान से आकर के, और जो है वो मोहम्मदपुर रोही, जिसको एमपी रोही बोल देते हैं, फतेहाबाद में उसमें आए और उसके बाद इन्होंने जो है आदमपुर मंडी में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। उसके बाद दूसरे चुनाव में ये आदमपुर से चुनाव जीते और उसके बाद उस दूसरे चुनाव से और 2024 के इस चुनाव होने से पहले जितने भी चुनाव हुए कभी चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर से नहीं आ रहा। ठीक बात है। चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, केंद्र में मंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल भी केंद्र में रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास थे। बिल्कुल। तो वो भी बड़े मंत्री रहे थे। चौधरी भजनलाल जी जो है पर्यावरण मंत्री थे केंद्र में, और एक वो समय था जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको बड़ा कद्दावर माना जाता था। बिल्कुल। अगर चौधरी भजनलाल के परिवार की बात करें तो खुद चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर से चुनाव लड़े विधानसभा का उन्होंने आदमपुर के अलावा कहीं से नहीं चुनाव लड़े। लोकसभा के उन्होंने 3 अलग-अलग हलकों से लड़े। फरीदाबाद से लड़ा, वहां से वो जीते। करनाल से लड़ा, वहां से वो जीते, हारे भी वहां से। हिसार से उन्होंने लड़ा, हिसार से वो जीते। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में चौधरी भजनलाल एक चुनाव हारे। हालांकि चौधरी बंसीलाल भी हारे, लेकिन चौधरी भजनलाल एक चुनाव हारे और वो करनाल पार्लियामेंट से आईडी स्वामी के मुकाबले हार गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की आंधी चल रही थी। पूर्व आईएएस। बिल्कुल पूर्व आईएएस हैं, और वो आईएएस हैं जिन्होंने कभी सर्टिफिकेट दिया था जीत का चौधरी भजनलाल, वो उसमें यहाँ एसडीएम होते थे। उसके बाद उन्होंने उनको हरा दिया। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे, बड़ा बेटा चंद्रमोहन बिश्नोई जो 1993 में, इस बात का बहुत कम लोगों को पता हुआ, 1993 में पंचकुला में एक उपचुनाव हुआ था और चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वरना तो चंद्रमोहन भी पंचकुला नहीं जाते। जो कुछ एक लोगों को, कईयों के मेरे पास भी फोन आते हैं, वे चंद्रमोहन पंचकुला इतनी दूर कैसे चले गए। वो हालात क्या बनी कि चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और पूरे परिवार से वो इकलौते जीते, मतलब चुनाव लड़ा था उन्होंने। उसके बाद 1993 में उस वक्त कालका सीट थी। 1993 में कालका से बाई इलेक्शन हो गया। तो बाई इलेक्शन में चौधरी भजनलाल ने अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया और चंद्रमोहन वो जीत गए। मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल जी, जीतेंगे, नेचुरल बात है, मुख्यमंत्री का लड़का लड़ रहा है। फिर वो वहां से 96 में जीते, फिर वो 2000 में जीते, फिर 2005 में जीते। 4 चुनाव वो लगातार जीते कालका से। और कालका में तो बिश्नोई वोट है ही नहीं, केवल इसलिए जीत गए कि वो पहला चुनाव जीते। उसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई की खासियत क्या है कि वो लोगों को अपना बना लेते हैं। वो लोगों में ये नहीं उनके में कोई एटीट्यूड दिखाई देता कि भाई मैं इतने बड़े बाप का बेटा हूँ। वो शरीफ आदमी है, लोगों के बीच में रहते हैं और शहरी क्षेत्र है पंचकुला कालका, तो उसमें लोगों को ऐसा ही आदमी चाहिए भाई जो सिद्ध नहीं कम से कम। बिल्कुल। तो वो चंद्रमोहन है, और थोड़ा बीच में रह जाए लोगों का, वो वहीं रहने लग गए। मतलब उन्होंने वही चंद्रमोहन जो है पंचकुला और कालका के बनकर रह गए। 2005 में वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद एक फिजा का प्रकरण हुआ, जिसके बाद वो हाशिए पर चले गए। फिर उन्होंने, चंद्रमोहन बिश्नोई ने पंचकुला के अलावा, कालका के अलावा जो है नलवा से एक चुनाव लड़ा 2014 में अपने जीवन में, और वो नलवा से चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने जो है फिर सरवाइव किया धीरे धीरे। इस चुनाव में बड़ी मुश्किल से उनको 20 साल में फिर सूत आई है। इस बार वो जो है
कांग्रेस की टिकट पर पंचकुला से जीते 5वीं बार। 5वीं बार। उनके जो बेटे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई के, जी। वो भी अब राजनीति में थोड़े थोड़े सक्रिय हैं। जी। युवा कांग्रेस में वो सक्रिय हैं, हालांकि अभी कोई चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, जी। लेकिन अब वो राजनीतिक जो है बारीकियां सीख रहे हैं। हैं। दूसरी तरफ देखें तो भजनलाल जी के जो छोटे बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, जी। कुलदीप बिश्नोई ने अपने जीवन का पहला चुनाव आदमपुर से ही लड़ा। जी। उन्होंने भी उपचुनाव ही लड़ा था। जी। उपचुनाव लड़ा, चौधरी भजनलाल जी एमपी बन गए थे हम्म। और वो जीते। जी। उसके बाद उन्होंने 2004 में जी। पूरी दुनिया में जो एक चर्चित चुनाव था भिवानी लोकसभा का, जिसमें 3 वर्तमान और 2 पूर्व यानी 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे और तीनों लालों के परिवार, तीनों लालों के लाल चुनाव लड़ रहे थे। जी। और उसमें कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव जीत गए। जी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा से भी सांसद बने, जी। आदमपुर से भी वो कई योजना विधायक बने। ये कुलदीप बिश्नोई का कारनामा है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के बाद उन्होंने हजका बनाई। जी। हजका बनाने के बाद जो है वो वापस फिर कांग्रेस में आ गए। जी। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी। चौधरी भजनलाल जी की जो धर्मपत्नी है, ये जितने जो नेता है ना, जिन हम 5 परिवारों का जिक्र कर रहे हैं, इनमें इकलौते चौधरी भजनलाल जी हैं जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी जो है विधायक बनाया। और जसमा देवी जी को आदमपुर से उन्होंने चुनाव जिताया और वो विधायक बनी। इसी तरह से फिर कुलदीप बिश्नोई की जो धर्मपत्नी है रेणुका बिश्नोई जी, वो भी 2 हलकों से विधायक बनी। आसी से वो विधायक बनी, वो आदमपुर से विधायक बनी। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई के जो बड़े बेटे हैं भव्य बिश्नोई जी, वो भी आदमपुर से विधायक बने। हिसार पार्लियामेंट से वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हार गए। इस बार वो जो उनका गढ़ था वो ढह गया और भव्य बिश्नोई ये चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि चौधरी भजनलाल जी का जो परिवार है जी, उसमें अगर देखें तो एक वो समय था कि बाप बेटा दोनों अलग अलग हुए जी, भाई भाई दोनों अलग अलग हुए जी, चंद्रमोहन बिश्नोई और भजनलाल जी अलग हुए जी, चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अलग हुए जी। तो इस परिवार में भी एकजुटता दिखाई नहीं देती जी। इनके अलावा चौधरी भजनलाल जी के जो भतीजे हैं दूड़ाराम जी, दूड़ाराम ने भी फतेहाबाद से चुनाव लड़े। दूड़ाराम उससे पहले इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा जी कि वो हिसार जिला परिषद के भी वाइस चेयरमैन रहे हैं जी। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। तब फतेहाबाद और हिसार इकट्ठा था जी। तो दूड़ाराम मुख्य संसदीय सचिव रहे जी, और दूड़ाराम भी भजनलाल जी को छोड़ करके चले गए थे जी 2005 में। उसके बाद हुड्डा साहब ने उनको चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया जी। इस बार अब दूड़ाराम बीजेपी में है और वो बीजेपी की टिकट पर ये चुनाव हार चुके हैं जी। अब पूरी जो है उसमें चौधरी भजनलाल के परिवार से चंद्रमोहन ही जीते जी इस चुनाव में जी। इसके बाद अगर हम बात करें चौधरी देवीलाल के परिवार की जी, जिनका अपना एक बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास जी, जी। चौधरी साहब राम जो चौधरी देवीलाल के बड़े भाई हैं जी, वो एमएलसी रहे। उसके बाद चौधरी देवीलाल बने, चौधरी देवीलाल विधायक बने, 1952 में बन गए थे। उसके बाद वो विधायक बनने के साथ साथ सांसद बने। 3 जगहों से उनका एक रिकॉर्ड और भी है। हरियाणा के तो वो इकलौते और देश में भी हो सकता है इकलौते हों जी, जिन्होंने एक साथ 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। हाँ बिल्कुल। जिसमें राजस्थान के सीकर से उन्होंने बलराम जाखड़ की टक्कर में चुनाव लड़ा जी, रोहतक से उन्होंने चुनाव लड़ा जी, और उन्होंने पंजाब के फिरोजपुर से चुनाव लड़ा। वो पंजाब में हार गए लेकिन 2 जगह जीते और उसके बाद 2 बार लगातार 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में वो उप प्रधानमंत्री देश के रहे जी। ये भी एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो प्रद्युमन भाई इस मामले में एक किस्सा सुना जाता है जी कि उन्होंने चौधरी बलराम जाखड़ को पहले ही चैलेंज कर दिया था कि इस बार मैं आपके समक्ष चुनाव लड़ने वाला हूं, आप जहां से चुनाव लड़ोगे मैं वहीं से लड़ूंगा। ये क्या किस्सा था? देखो उस समय जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, बहुत लोगों से मेरी भी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि उस समय देश की राजनीति में 3 बड़े नाम थे जो चौधरी देवीलाल और की तो अलग सिस्टम था एंटी कांग्रेस, और जो कांग्रेस में 3 बड़े नेता उस समय थे। एक थे उस समय राजीव गांधी जी, जो प्रधानमंत्री रहे जी, प्रधानमंत्री भी थे उस समय। एक थे उस समय बलराम जाखड़ जी, लोकसभा के स्पीकर, बहुत बड़े नेता, और एक थे सरदार बूटा सिंह जी। ये 3 बड़े नेता उस समय देश की राजनीति में तीनों का अपना एक दबदबा था जी, और कांग्रेस को ये 3 ही नेता उस समय ओवरऑल चला रहे थे। तो चौधरी देवीलाल जी ने जब एंटी कांग्रेस सारा सिस्टम इकट्ठा हुआ,
87 में चूंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे हरियाणा जी जी। और उस समय जो पूरी मुंह चली उसमें लीड चौधरी देवीलाल कर रहे थे। और यहाँ तक कि चौधरी देवीलाल तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन लोग उनको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ लोग हिंदी नहीं जानते वहां भी उनको लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे थे, आते थे। मतलब वो ताऊ के नाम से मतलब सुनने भी हो सकता है उनको समझ ही नहीं आ रही, वो सिर्फ ये देखने के लिए आ रहे हो क्योंकि वो 6 फुट से लंबे थे, बहुत लंबे चौड़े, जो है बड़े कद काठी उनकी बड़ी मजबूत थी। भाई ये देखने आ रहे हो, भाई इस आदमी है कौन जिसने सारा सौदा वो जो है एक तरफ कर रखा है, कर लिया था वो चौधरी देवीलाल को देखने के लिए आ रहे थे क्योंकि वो नेचुरल बात है कि हिंदी तो उनको आती नहीं थी, बिल्कुल सही, मतलब इंग्लिश चौधरी देवीलाल जी को इतनी नहीं आती थी और हिंदी उन लोगों को नहीं आती थी, बिल्कुल, तो भाषण तो वो क्या सुनेंगे। जी जी। वो या तो उनका जो हाथ हिलाते थे या उनका जो शरीर था उसको जो ऑरा था, जो पर्सनैलिटी थी, मतलब वो जो तुर रहा था उसको देख लें भाई ये देवीलाल जी, क्योंकि वो बहुत बड़ा जो है जैसे आपने बांध रखा है इससे भी काफी ऊंचा तुर्रा रखते थे जी, तो इस तरह से उनका एक अपनी एक फेस वैल्यू थी। बिल्कुल सही। और उस समय ये उन्होंने एक फैसला लिया और सबके साथ जो साझा फैसला लिया जी कि भाई जो राजीव गांधी है ना वो सबसे बड़े नेता है कांग्रेस, हाँ बिल्कुल, तो उनकी टक्कर में तो वीपी सिंह को लड़ा जाए। बिल्कुल, वीपी सिंह जो है एंटी कांग्रेस के बड़े नेता थे उसमें, हाँ बिल्कुल। और बलराम जाखड़ जहां से भी लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों जाट समाज से थे, बिल्कुल। और फिर उन्होंने एक फैसला ये लिया कि बूटा सिंह जहां से लड़ेगा जी, वहां से कृपाराम पुनिया आया करते हैं उनकी सरकार में उद्योग मंत्री 1987 में, जिनका भी कुछ ही समय पहले निधन हुआ हाँ जी, अभी तो कृपाराम पुनिया आईएएस भी रहे। भाई जहां से बूटा सिंह लड़ेंगे जी वहां से मैं कृपाराम पुनिया को लड़ाऊंगा, बिल्कुल, दोनों एससी समाज से थे। तो ये फैसला उन्होंने ले लिया जी। उसके बाद ना तो राजीव गांधी के सामने वीपी सिंह ने लड़ा जी, ना बूटा सिंह के सामने कृपाराम पुनिया ने लड़ा जी, लेकिन देवीलाल जी अपनी धुन के पक्के थे, उन्होंने जो कह दिया भाई हार जीत वो अलग बात है जी। और मैं एक बात बड़ी दावे के साथ यहाँ कहता हूँ कि अगर वीपी सिंह भी राजीव गांधी के सामने लड़ लेते जी और कृपाराम पुनिया बूटा सिंह के सामने लड़ लेते जी तो देश की तस्वीर और ज्यादा बदल जाती, और तो देवीलाल ही उनको जितवा के भी लाते। बिल्कुल। हाँ। उसके बाद तो देश में एक तरफ से जो आंधी आई थी ना वो आंधी की वजह सुनामी आ जाती, और वो बलराम जाखड़ की टक्कर में उन्होंने सीकर में बताया उनका क्या लेना देना राजस्थान में, बिल्कुल सही, और वहां से वो चुनाव जीते जी, हराया बलराम जाखड़ को चैलेंज करके हराया। और चौधरी देवीलाल का जैसे हम अभी जो जिक्र कर रहे हैं इसको कहते हैं राजनीति, उनकी एक सबसे खास बात क्या थी कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे, बिल्कुल। और उन्होंने जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने कभी उनको कह दिया कि देवीलाल कितना बड़ा नेता है, उन्होंने जाकर के तो शाम से फार्म भर दिया, बिल्कुल, और उसी समय निर्दलीय आदमपुर से भर दिया, दोनों जगह ये निश्चित है दोनों जगह से हारना है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां बंसीलाल का गढ़, यहाँ भजनलाल का, देवीलाल का तो यहाँ कुछ था ही, बिल्कुल। और उस समय तो ये चीज थी, अब तो चलो ये सारे बंधन टूट गए हैं, तब तो जो ये बागड़ी बेल्ट के लोग थे ना इनको देशवाली नहीं अपना मानते थे, ठीक है, बांगर वालों को खादर वाले, मतलब ये एक अलग अलग सिस्टम था, एक बेल्टों के हिसाब से राजनीति उस वक्त मतलब हावी थी। अब तो कोई कहीं से भर देता फार्म, बिल्कुल। फिर जो है चौधरी देवीलाल ने वो दोनों चुनाव लड़े, बलराम जाखड़ को भी उन्होंने लोकसभा में हराया। देवीलाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, जिनका भी बहुत कम लोगों को पता होगा जी। उन्होंने जैसे भट्टू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ा जी, भट्टू से वो जीते भी। उन्होंने गिराई से एमएलए का चुनाव लड़ा, जहां वो प्रधानमंत्री रहते हुए हार गए थे जी। उन्होंने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते भी हारे भी। रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, जीते भी हारे भी। सीकर का जैसे हमने बताया, दड़बा जो विधानसभा क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल का भी अपना एक बहुत बड़ा कद था, बिल्कुल। फिर देवीलाल जी के 4 बेटे, पहले 2 भाई दोनों राजनीति में, दोनों ने चुनाव लड़ा, उसके बाद देवीलाल के 4 बेटे जी। 4 बेटों में बड़ा बेटा ओम प्रकाश चौटाला जी, वो उन्होंने जो है नरवाना से चुनाव लड़ा, उचाना से लड़ा, रोड़ी से लड़ा, दड़बा से लड़ा, अलग अलग हलकों से उन्होंने बार बार चुनाव लड़े जी। और लड़ने के बाद जो है वो जीते जी। जीतने के बाद वो बीच में जो है वो एमपी भी रहे कुछ समय के लिए जी। वो लोकसभा का उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा, तब वो हार भी गए थे जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह के मुकाबले में, बिल्कुल, 1984 में। उसके बाद अगर बात करें, वो प्रदेश के कई बार हिसार लोकसभा से आ रहे थे 1984 में, तो बीरेंद्र सिंह ने उनको हराया था जी।
अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो वो प्रदेश के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी हैं। 5 बार वो 5 बार, और वो रिकॉर्ड अभी टूटने वाला भी नहीं है। कई साल तो टूटे नहीं, बिल्कुल 20 साल, उसके बाद की आगे देखी जाएगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ये रिकॉर्ड हुआ जी। उसके बाद उनके जो दूसरे बेटे हैं 2 नंबर के, प्रताप चौटाला, उनको रोडी से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और चौधरी देवीलाल के परिवार में जो चारों बेटे हैं, इस बात का भी बहुत कम दर्शकों को पता होगा जी। उनमें बड़े बेटे तो ओम प्रकाश चौटाला थे, लेकिन पहला चुनाव प्रताप सिंह चौटाला को लड़ा गया था, जो 2 नंबर के बेटे थे, और वो विधायक बने। उसके बाद उनकी अपने पिता से अनबन हो गई। जैसा हमने इस वीडियो में पहले हम जिक्र कर रहे थे कि बाप बेटे अलग अलग, तो वो चौधरी बंसीलाल के परिवार में अलग अलग हुए, चौधरी भजनलाल के परिवार में अलग अलग हुए, और यहाँ चौधरी देवीलाल के परिवार में। प्रताप चौटाला ने तो सीधा झंडा उठा लिया, जैसे इन्होंने उठा रखा था, और वो अपने पिता की मुखालफत करते रहे। उसके बाद जो इनके तीसरे नंबर के बेटे हैं रणजीत सिंह चौटाला, वो 1987 में रोडी से विधायक बने। वो चौधरी देवीलाल की सरकार में मंत्री बने, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, जिसका बहुत कम लोगों को पता होगा, वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। उसके बाद उन्होंने हिसार पार्लियामेंट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो हार गए। फिर उन्होंने आदमपुर से बाई इलेक्शन लड़ा, उन्होंने रानिया से लड़ा, उन्होंने रोडी से लड़े, कई चुनाव लड़े, लगातार हारते रहे। उसके बाद 2019 में उनको 32 साल बाद छूत आई, और वो 2019 में रानिया से चुनाव जीते, और उसके बाद पहले मनोहर लाल जी की सरकार में मंत्री बने, फिर जो है नायब सिंह सैनी की सरकार में मंत्री बने। रणजीत सिंह के नाम एक रिकॉर्ड और है, जो बहुत कम लोग ध्यान दे रहे होंगे। वो 2 बार जिंदगी में विधायक बने हैं, और दोनों बार जब विधायक बने तो एक से ज्यादा नेता मुख्यमंत्री बने उनके कार्यकाल। उस समय चौधरी देवीलाल बने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने, अब जो है मनोहर लाल खट्टर जी बने, नायब सिंह सैनी बने। रणजीत चौटाला बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में योजना आयोग के भी जो है उपाध्यक्ष बनाए गए। और एक रिकॉर्ड ये भी प्रद्युम्न भाई, वो जब भी विधायक बने तो वो मंत्री जरूर बने। हाँ, वो 2 ही बार बने विधायक, और दोनों बार मंत्री बने, और मंत्री भी कैबिनेट के फुल फ्लैश में उनको मिले। जी बिल्कुल। रणजीत सिंह का भी जैसे प्रताप सिंह का था ना, प्रताप सिंह के तो शुरू में अपने पिता से जो है वो होगी थी, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह भी अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ राजनीति उन्होंने फिर उसके बाद जो है कि काफी अलग रहा। चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे, और रणजीत सिंह कांग्रेस में चले गए। उसके बाद रणजीत चौटाला एक समय बीजेपी में भी चले गए। हाँ, बिल्कुल। और वो मैं उनकी एक बड़ी भूल समझूंगा आज के लिहाज से। अगर वो उस समय बीजेपी में ही रहते तो आज पता नहीं वो कहाँ होते राजनीतिक रूप से। उस समय उनको किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, फिर वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस से निर्दलीय, निर्दलीय से फिर बीजेपी, अब वो फिर निर्दलीय है। चौथे जो बेटे हैं जगदीश चंद्र, उनका जो है बहुत कम उम्र में देहांत हो गया था, तो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा राजनीतिक रूप से। फिर हम बात करते हैं ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला। अजय सिंह और अभय सिंह चौटाला दोनों राजनीति में। अजय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 में नौहर से की। उसके बाद वो दातारामगढ़ से विधायक बने, दोनों बार राजस्थान से। 1998 में पहली बार उन्होंने हरियाणा की राजनीति में एंट्री की। भिवानी से उन्होंने चौधरी बंसीलाल के बेटे के सामने चुनाव लड़ा, वो हार गए। 1999 में 1 साल के बाद वो जीते भिवानी से, फिर 2004 में वो भिवानी से फिर हारे। उसके बाद उन्होंने हिसार लोकसभा से एक उपचुनाव हुआ, वो उपचुनाव उन्होंने लड़ा चौधरी भजनलाल जी के देहांत के बाद, जिस चुनाव में वो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने हरियाणा में विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा डबवाड़ी से, और वो डबवाड़ी से एमएलए बने। वो फिर जेबीटी घोटाला जो एक प्रकरण था, उसमें फिर वो जेल चले गए। उसके बाद उनकी राजनीति पर दी एंड लग गया, चुनावी राजनीति पर। अब अगला चुनाव वो लड़ेंगे, कोर्ट के जो परमिशन होंगे उसके बाद। अभी वो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो जननायक जनता पार्टी है। बिल्कुल। जो बाप बेटे का अलगाव था वो यहाँ भी हुआ अगली पीढ़ी में। यहाँ अजय सिंह चौटाला अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला से अलग हो गए, उनकी अलग पार्टी बनेगी। अभय सिंह चौटाला ने, जो उनके दूसरे बेटे हैं, वो अक्सर एक जो स्टेपनी बोलते हैं ना गाड़ी की, उन्होंने स्टेपनी की तरह काम किया। स्टेपनी की तरह कैसे? जैसे मेन चुनाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लड़ते, वो 2 हलकों से लड़ते, एक रोडी से लड़ते, एक नरवाना से लड़ते। तो 2 हलकों से लड़ते, उसके बाद दोनों से जीत गए। दोनों से जीत के नेचुरल बात से एक से रिजाइन देना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते कि नरवाना से रिजाइन दे दिया और रोडी खाली करके रोडी से अभय चौटाला को चुनाव लड़ा।
जी। इस बात का भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी राजनीति का, अगर पहले चुनाव की बात करें ना विधानसभा की, तो उन्होंने अपना पहला चुनाव राजस्थान से ही लड़ा था। इसका बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने राजस्थान में संगरिया विधानसभा क्षेत्र है, जो चौटाला के साथ ही लगती है आगे, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, वो तीसरे नंबर पर है। इसलिए उनका जिक्र नहीं, क्योंकि जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार जाते हैं फिर जिक्र बंद हो जाता है। अभय सिंह चौटाला ने राजनीति बिल्कुल जीरो से शुरू की। वो सबसे पहले गांव में पंच बने, मेंबर। बहुत अचरज की बात है। अचरज की बात है कि वो ग्राम पंचायत के मेंबर का उन्होंने चुनाव लड़ा जी। फिर वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, जिला परिषद के सदस्य रहे, जिला परिषद के सदस्य भी रहे। जी जी जी। ठीक है, जिला परिषद के फिर वो चेयरमैन भी रहे। जी जी। उसके बाद उन्होंने एमएलए का बाई इलेक्शन लड़ा, एमएलए बने। अब वो पीछे एलनाबाद से लड़ रहे हैं। एलनाबाद में जो है उपचुनाव भी उन्होंने लड़े। एलनाबाद से इस बार वो हार गए, वरना वो अनबीटन चल रहे थे जी, लगातार जीत रहे थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए। अभय सिंह चौटाला ने अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार लोकसभा के चुनाव भी लड़े। दोनों बार उन्होंने कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से लड़ा। एक बार 2004 में लड़ा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, वो तब भी हार गए। और अब 20 साल बाद 2024 में लड़ा, तब भी वो हार गए। अभी वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, तो कुछ समय बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जाएगा। और प्रद्युम्न भाई ये भी देखिए 2004 में किसने हराया और 2000 दोनों बार नवीन जिंदल ने हराया। दोनों बार बस फर्क इतना है कि उस समय नवीन जिंदल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो बीजेपी के प्रत्याशी, लेकिन जिसने उनको हराया उसी की सरकार बनी। 2004 में कांग्रेस की बनी, 2024 में बीजेपी की बनी जी। तो ये था अभय सिंह चौटाला का जी। उसके बाद अगर हम बात करें रणजीत चौटाला का जी, या हम ओम प्रकाश चौटाला के परिवार में अभी इसी को पूरा कर लेते हैं पहले जी। तो अजय सिंह चौटाला के 2 बेटे, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने अपना पहला चुनाव लड़ा अपने पिता के जेल में जाने के बाद, पिता और दादा के। हिसार लोकसभा से वो एमपी बने। एमपी होते हुए उन्होंने कुछ समय बाद उचाना से एमएलए का चुनाव भी लड़ा, जिसका बहुत कम लोगों को याद होगा। हाँ, बिल्कुल। और वो प्रेमलता के मुकाबले चुनाव हार गए। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि सिटिंग एमपी होते हुए उन्होंने एमएलए का लड़ा उचाना से। जी जी। और उस उचाना से लड़ा जहां वो एमपी के चुनाव में तो जीते थे, एमएलए में वो हार गए। उसके बाद उन्होंने फिर जो है अगला जो चुनाव था वो हिसार पार्लियामेंट से फिर लड़ा, फिर वो हार गए। फिर उन्होंने एमएलए का उचाना से लड़ा, वो जीत गए। उन्होंने 50,000 के आसपास वोटों से प्रेमलता को हराया जी, बहुत लंबे चौड़े मार्जिन जी। उसके बाद अगला चुनाव लोकसभा का उन्होंने नहीं लड़ा। वो उचाना से जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री बने। 4.5 साल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बने जी, बिल्कुल। और बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम रहा। और एक विचित्र रिकॉर्ड ये भी उप मुख्यमंत्री का, आज तक हरियाणा के इतिहास में जो भी उप मुख्यमंत्री बने, ये भी मैं बड़ी एक रोचक बात दर्शकों को बता रहा हूँ, उन्होंने कभी कार्यकाल पूरा नहीं 5 साल के लिए कोई नहीं बना जी। ये सबसे लंबे समय यही रहे हैं 4.5 साल जी। और विवादों में भी रहे हैं। विवादों में तो नेचुरल बात है। उप मुख्यमंत्री जो है एक एडजस्टमेंट का पद है। वो जो कोई नाराज चलता हो ना, या जिसके भरोसे पर सरकार चल रही हो, तो उसको बढ़ाना पड़ता है, लेकिन लॉलीपॉप टाइप में। और ये इकलौते ऐसे हैं जो लंबे चौड़े विवादों में नहीं रहे जी। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा तो इन्होंने फिर उचाना से लड़ा, और उचाना से इनको 8,000 के आसपास वोट आए, बड़ी बुरी हार हुई। ये वर्तमान में जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। इनके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला जी। दिग्विजय चौटाला ने अपने जीवन का पहला चुनाव जींद बाई इलेक्शन लड़ा जी, जब उनकी पार्टी को बने हुए 1 ही महीना हुआ था जी। 2018 की 9 दिसंबर को पार्टी बनी थी और जनवरी में चुनाव की वोटिंग हो चुकी थी जी। वो जींद बाई इलेक्शन हारे, लेकिन उसमें उन्होंने गजब काम ये किया कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता रणदीप सुरजेवाला, उनको तीसरे नंबर पर धकेल दिया और उनकी बाल जो है जमानत पूरी तरह से हरा जी। फिर उन्होंने लड़ा सोनीपत पार्लियामेंट से जी। वो पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए, बुरी तरह से हारे। इसके बाद जो है दिग्विजय चौटाला ने लड़ा डबवाड़ी से एमएलए का, वो एमएलए का भी हार गया, हैट्रिक बन गई उनकी हार की। बिल्कुल। अजय सिंह चौटाला की जो धर्मपत्नी है नैना चौटाला, वो भी 2 अलग-अलग हलकों से विधायक रही। अपने पति के जेल में जाने के बाद उन्होंने 2014 में डबवाड़ी से चुनाव लड़ा जी। वो जीती जी। 2019 में उन्होंने जो है बारडा से चुनाव लड़ा जी। चौटाला से तो कई 100 किलोमीटर दूर है। हाँ, बिल्कुल। और वहां से वो जीती
उसके बाद 2024 आते आते उन्होंने विधानसभा की बजाय लोकसभा में मन कर गया उनका जाने का, लेकिन यहाँ लोगों ने जो है उनके साथ बड़ी माड़ी करी और वो बुरी तरह से चुनाव हिसार लोकसभा से हार गई। ये है टोटली अजय सिंह चौटाला के परिवार का। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के भी 2 बेटे हैं। अर्जुन जो चौटाला हैं, उन्होंने 2 चुनाव लड़े। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से पिछली बार, तब वो चुनाव हार गए थे बुरी तरह से। इसके बाद इस बार उन्होंने लड़ा रानिया से अपने दादा रणजीत चौटाला की टक्कर में, और इस बार वो जीत गए। पहली बार उनकी लॉटरी खुल गई। दूसरे जो उनके बड़े बेटे हैं करण चौटाला, उन्होंने अभी तक विधानसभा लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 2 चुनाव लड़े हैं जिला परिषद के। पिछली बार वो जिला पार्षद बने, उसके बाद वाइस चेयरमैन बने, वहां महिला रिजर्व सीट थी। इस बार जो है, और उन्होंने अपनी माँ को भी, अभय सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी को भी चुनाव इसलिए लड़ा था कि महिला रिजर्व थी, लेकिन वो पत्नी को आदित्य देवीलाल ने हरा दिया, जो अब उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं। यही है राजनीति, कोई किसी का नहीं है, कोई कभी कहीं भी जा सकता है। फिर जो है करण चौटाला ने इस बार जो है जिला परिषद के वो चेयरमैन है। ये टोटली है अभय सिंह चौटाला के परिवार का। अभय सिंह चौटाला के जो साले हैं मटोरिया साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में और वो बीजेपी से राजस्थान में विधायक भी रहे हैं। इस बार वो चुनाव हार गए थे, अभिषेक मटोरिया। जबकि जो अजय सिंह चौटाला के साले का बेटा, वो हिसार में जिला परिषद का सदस्य रहा और वाइस चेयरमैन रहा। अजय सिंह चौटाला के जो साले हैं राजेश गोदारा, उन्होंने भी कई चुनाव लड़े आदमपुर से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। फिर हम बात करते हैं रणजीत सिंह चौटाला की। रणजीत सिंह चौटाला के जो बड़े बेटे थे संदीप कुमार, उनका एक एक्सीडेंट दुर्घटना में निधन हो गया था, और वो बड़े एक्टिव थे। उनका ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं। अच्छा। अब उनके जो दूसरे बेटे गगनदीप चौटाला, वो जिला परिषद का चुनाव तो लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पीए की जो है, जैसा उन्होंने कहा कि वो पीए ने कागज सही नहीं चेक किए, उनका वोट ही नहीं था। अच्छा। वहां जो ग्रामीण एरिया में वोट होना चाहिए था, तो वो नहीं लड़ पाए। अब जो है उनकी तीसरी पीढ़ी रणजीत चौटाला की, हालांकि गगनदीप चौटाला के दिमाग में है चुनाव लड़ना, और जो तीसरी पीढ़ी में जो सूर्य प्रकाश हैं, उनके पोते, वो अब राजनीति में कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, और अपने दादा के चुनाव में वो बड़े एक्टिव रहे, चाहे वो हिसार लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो। और उनकी जो धर्मपत्नी है, वो भले ही राजनीतिक रूप से ओपन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी लोगों के बीच में रहती है। फिर हम बात करते हैं प्रताप चौटाला की। प्रताप चौटाला के 2 बेटे हैं, जितेंद्र चौटाला और रवि चौटाला। जो जितेंद्र ने तो कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। रवि जो चौटाला है, उन्होंने 2 चुनाव लड़े। अच्छा। एक उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा जिसमें वो हार गए, एक उन्होंने डबवाड़ी से एमएलए का लड़ा, लेकिन वो भी हार गए। अभी जो रवि चौटाला की धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, जो दौलतपुर गांव की बेटी है, गुलाना की, उन्होंने अभी पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा हिसार से, उसमें वो हार गई। हालांकि उन्होंने अपनी जेठानी से ज्यादा वोट लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने ससुर से नहीं पा पाई। अभी उन्होंने विधानसभा में फतेहाबाद से चुनाव लड़ा, जहां से वो हार गई। तो सुनैना चौटाला अभी महिला विंग की प्रदेश की महासचिव हैं इनेलो में। इसके बाद हम बात करते हैं जगदीश चौटाला की। जगदीश चौटाला के 3 बेटे हैं, जिनमें आदित्य चौटाला राजनीति में सक्रिय हैं। वो जिला परिषद के सदस्य रहे। उन्होंने अपनी जो है भाभी कांता चौटाला, अभय चौटाला की धर्मपत्नी को हराया, और अभी फिलहाल वो पिछला चुनाव उन्होंने डबवाड़ी से बीजेपी की टिकट पर लड़ा, जिससे वो हार गए। और फिर बीजेपी ने उससे पहले भी उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद उनको चेयरमैन बनाया, उसके बाद जिला का प्रधान उनको बनाया, उसके बाद अभी वो इनेलो से डबवाड़ी से एमएलए हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता हैं। जो जगदीश चौटाला के 2 बेटे और है अभिषेक, वो एडवोकेट हैं, और जो अनिरुद्ध है, वो भी राजनीति में थोड़े बहुत सक्रिय हैं, लेकिन ज्यादा स्तर पर सक्रिय नहीं है। इनके अलावा वो भी वकालती करते हैं शायद। हाँ, इनके अलावा जो चौधरी साहबराम का परिवार बच गया था ना, उस साहबराम के परिवार में जो साहबराम के पोते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, उनमें एक प्रदीप चौटाला है, जिन्होंने खुद ने चुनाव लड़े। उन्होंने आदमपुर से भी चुनाव लड़ा, प्रदीप चौटाला ने, बहुजन समाज पार्टी में थे। और एक जो उनके हैं अमरदीप चौटाला, अमरदीप चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं, डबवाड़ी से वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा। वो ब्याहे हुए हैं योगानंद शास्त्री हैं। अच्छा। जो दिल्ली में बहुत बड़े मंत्री रहे,
और विधानसभा के स्पीकर रहे, बड़े नेता हैं जी। उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी राजनीति में सक्रिय है। वो दिल्ली से भी चुनावी सक्रिय हैं। अच्छा। और यहाँ डबवाड़ी से वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा। लेकिन उनका सूत नहीं बैठा कौन सी जगह भी जी। इसके अलावा इन्हीं के परिवार में जैसे डॉक्टर केवी सिंह हैं, वो भी इनके जो साहब राम के पिताजी और डॉक्टर केवी सिंह के जो है दादा परदादा वो एक ही पीढ़ी आ जाती वहां। अच्छा। तो डॉक्टर केवी सिंह ने कई चुनाव लड़े, आधा दर्जन के आसपास, लेकिन वो नहीं जीत पाए। उनके बेटे जो विधायक बने पिछली बार डबवाड़ी से, लेकिन इस बार वो भी हार गए। ये कुल मिलाकर के चौधरी देवीलाल के परिवार का है, जिसमें भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पाए, पिता पुत्र अलग अलग रहे और जो है आपस में पीढ़ियों से ये बिखराव उनका चलता रहा। जो चौधरी देवीलाल प्रताप चौटाला अलग, चौधरी देवीलाल रणजीत चौटाला अलग, उसके बाद रणजीत चौटाला और जो प्रताप चौटाला वो दोनों ओम प्रकाश चौटाला से अलग, उसके बाद अजय सिंह दुष्यंत दिग्विजय वो ओम प्रकाश चौटाला से अलग, अभय सिंह चौटाला से अलग। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार में भी पूरा बिखराव दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के परिवार। राव बीरेंद्र सिंह खुद सांसद रहे कई बार, केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने, वो विधायक रहे, वो कई बार जाटूसाणा से लड़ते थे। और उस समय एक नारा चला था, बाजरा उस क्षेत्र में काफी होता था कि राव आया भाव आया, राव गया भाव गया। बाजरे का भाव उन्होंने अच्छा खासा बढ़ाया था। और जो बुजुर्ग हैं उस क्षेत्र के, वो आज भी राव बीरेंद्र सिंह नहीं बोलते उनको, बल्कि उनको राव बलिंदर बोलते हैं। राव साहब के परिवार में राव साहब ने चुनाव लड़े, उनकी जो बहन थी, उनकी बहन ने भी वहां काफी जो है वो राजनीति में सक्रिय रही, वो जीती भी, उन्होंने भी चुनाव लड़े। उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे, जिनमें बड़े बेटे 3 बेटे राव इंद्रजीत सिंह, राव अजीत सिंह और राव यादवेंद्र सिंह। राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात करें तो वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे 2 अलग अलग एरिया से। पहले वो महेंद्रगढ़ से बने, उसके बाद वो लगातार जब से गुड़गांव बना है तो पिछली 4 योजनाओं से वो लगातार गुड़गांव से जीतते आ रहे हैं। 6 बार वो टोटल बने, वो हारे भी हैं। राव बीरेंद्र सिंह भी चुनाव आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहे, अपने ही गढ़ में हार गए थे वो। राव इंद्रजीत सिंह के नाम एक विचित्र रिकॉर्ड ये है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के और मोदी जी की सरकार में सब में राज्य मंत्री बन रहे हैं। हालांकि वो कैबिनेट नहीं बन पा रहे, लेकिन लगातार मंत्री बनते जा रहे हैं। और अहिरवाल में उनका जो है अपना अच्छा खासा वजूद है। राव इंद्रजीत की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री के सपने शुरू से उनके रहे हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे और लगता भी नहीं कि वो पूरे होने के कहीं नजदीक दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भी उन्होंने केवल इसीलिए छोड़ी थी। और उसके बाद उन्होंने जो है बीच में जब वो कांग्रेस में ही थे, उस समय अपना एक इंसाफ मंच बनाया था उन्होंने। जैसे चौधरी बंसीलाल जी ने कांग्रेस में होते हुए हरियाणा विकास मंच बनाया था, फिर उसको पार्टी में उन्होंने तब्दील कर लिया और फिर उनकी सरकार भी आई। लेकिन राव इंद्रजीत ने मंच तो बनाया, लेकिन वो बंसीलाल जैसा मादा नहीं दिखा पाए। वो मंच बनाया, आज भी चल रहा है उनका मंच, आज भी वो पदाधिकारी बना रखे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, केवल फॉर्मेलिटी टाइप। तो राव बीरेंद्र सिंह की अगर बात करें तो ये जरूर है कि वो एक क्षेत्र तक सीमित हैं, पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए हैं और बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उम्र भी बिल्कुल हो चुकी है। तो वो प्रदेश के नेता बन भी नहीं पाएंगे। जो बाकीलाल थे ना, इनका तो पूरे प्रदेश में अपना एक सिस्टम इन्होंने खड़ा कर लिया था, लेकिन वो अपना सिस्टम नहीं खड़ा कर पाए। राव बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने उनको मनाया, फिर वो वापसी उन्होंने कांग्रेस में की। इसी तरह से इंद्रजीत ने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद अब फिलहाल वो बीजेपी में है। इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव, वो पिछली 3 योजनाओं से चुनाव लड़ने के प्रयास में थी। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर भी वो रही, शूटर हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। और इंद्रजीत भी बड़े खिलाड़ियों में रहे हैं और जो है शूटिंग के बिल्कुल बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं वो। और चूंकि शूटिंग एक महंगा खेल है, और जिसका जुगाड़ होता है वही खेलता है, तो यहाँ जो है राव साहब एक खानदानी बड़ा सिस्टम है पैसे का, तो इसलिए वो खेल रहे हैं, आम घरों के लोग तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल जी। तो आरती राव ने अटेली से चुनाव लड़ा और बीजेपी की इतनी आंधी में अहिरवाल में उनको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर अतरलाल ने नाको चने चबाए। वो तो अगर टिकट ठीक ठाक पार्टी की होती, कोई बड़ी पार्टी की, तो हार गई थी आरती राव तो। बिल्कुल। लेकिन उस बीएसपी की टिकट पर उनको पसीना ला दिया उन्होंने।
तो वो आरती राव अब प्रदेश में अटेली से जीत करके मंत्री हैं कैबिनेट में। बिल्कुल। राव इंद्रजीत केंद्र में मंत्री हैं, आरती राव प्रदेश में है। दोनों पिता पुत्री राजनीतिक रूप से मंत्री हैं सरकारों में। जी। उसके बाद बात करते हैं राव बीरेंद्र सिंह के दूसरे बेटे राव अजीत सिंह की। जी। अजीत सिंह बड़े राजसी ठाठ बाट के आदमी हैं। अच्छा। और अपने भाई से भी उनकी नहीं बन पाई, अपने पिता के भी वो जो है बहुत ज्यादा नजदीकियों में नहीं रहे। जिक्र भी कम होता है इनका। जिक्र इसलिए कम होता ना, जैसे मैंने अभय सिंह चौटाला के संदर्भ में एक बात कही कि जो जीते वही सिंह, वो कभी जिंदगी में जीते नहीं। अच्छा। चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे, अब बुजुर्ग हो गए। अच्छा। ठीक है, इंद्रजीत जीतते रहे, जो जीतेगा उसका नाम हो जाता है। बिल्कुल। जो नहीं जीतता वो बेचारा रुल जाता है। और वो हारता और जीतता भी सिर्फ वही है ना कि राजनीतिक वारिस कौन। हाँ, बिल्कुल। वहां वारिस, यहाँ जैसे वारिस बना हुआ है मान लो कुलदीप बिश्नोई, यहाँ वारिस बना हुआ सुरेंद्र सिंह, वहां वारिस बना हुआ था ओम प्रकाश चौटाला, वहां वारिस राव इंद्रजीत। बाकी जो इनके और भाई उनकी देखो आप क्या हालात। बिल्कुल सही बात है। बड़े किसी के रहमो करम पर जीतते हैं बाकी तो। जी। तो जो राव अजीत सिंह है उन्होंने कई चुनाव लड़े, अटेली से भी लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए, कभी नहीं जीत पाए। उसके बाद उनके बेटे अर्जुन राव अर्जुन सिंह, जिनका देहांत हो गया, उन्होंने भी अटेली से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। अच्छा। लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। अब जो राव अजीत सिंह के दूसरे बेटे हैं वो अभी राजनीति में थोड़े थोड़े सक्रिय, ज्यादा नहीं है, क्योंकि सक्रिय तो इसलिए होना पड़ता है कि भाई राजनीतिक परिवार रह गया तो इसलिए जरूरी है। बल्कि यहाँ तक है कि राव अजीत सिंह ने तो अपनी धर्मपत्नी को सरपंच का चुनाव भी लड़ा दिया था। अच्छा। तो जो है राजनीति में कुछ भी मिल जाए वो ले लो। इनके जो अगले बेटे हैं राव यादवेंद्र सिंह, राव यादवेंद्र सिंह जब तक राव इंद्रजीत के साथ रहे वो जीते। जिस दिन राव इंद्रजीत से अलग हुए उसके बाद वो भी नहीं जीते। वो जो है कोसली विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने, उसके बाद वो कोसली से हारे भी और इस बार तो उनको टिकट ही नहीं मिली। अच्छा। यहाँ भी जो हम तीनों परिवारों का जो जिक्र किया उसी तरह से ये चौथा परिवार में भी वही चीज है सेम। भाई भाई अलग हैं, पिता पुत्र अलग हैं, और यहाँ भी आपस में वही बिखराव है। और उसी का ये परिणाम है कि आज राव बीरेंद्र सिंह की जो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत थी वो जो है धीरे धीरे सीमित हो गई। हमने 4 परिवारों का जिक्र कर लिया, अब हम जिक्र करते हैं 5वें परिवार का, जो हरियाणा प्रदेश में इन 4 परिवारों से पहले जिसने राजनीति शुरू की, लेकिन उनका जो जुगाड़ है मुख्यमंत्री बनने का वो सबसे आखिर में बन पाया। अच्छा। प्रयास बहुत बार किए लेकिन उनका 2005 में ही सूत बैठा, उससे पहले नहीं बैठ पाया। हम बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की। चौधरी, अगर एक चीज और भी हम इसमें बीच में ऐड कर सकते हैं, जैसे बंसीलाल जी का परिवार बंसीलाल जी का गांव गोलागढ़ है, चौधरी देवीलाल का परिवार चौटाला है, उससे पहले वो राजस्थान से आए थे। इसी तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार सांगी है जो किलोई हल्के में अभी। तो यहाँ चौधरी मातूराम जी ने चुनाव लड़े, वो हारे। रामजीलाल जी, डॉक्टर रामजीलाल हुड्डा ने चुनाव लड़े, वो भी नहीं जीत पाए। उसके बाद रणबीर सिंह हुड्डा के नाम, जो चौधरी मातूराम के बेटे हैं, उनके नाम एक रिकॉर्ड तो ये है कि वो देश के इकलौते वो शख्स हैं जो 7 अलग अलग सदनों के सदस्य रहे, जिनका बहुत कम लोगों को पता है। और वो हरियाणा में विधायक रहे, पंजाब में विधायक रहे, वो लोकसभा के सदस्य रहे, वो राज्यसभा के सदस्य रहे, वो संविधान सभा के सदस्य रहे, एक प्रिजुडियरी कमेटी बनती थी उसके वो सदस्य रहे, और जो एक संविधान सभा की एक अलग से एक विंग और थी उस समय, वो जो 3 अलग अलग विंगे थी संविधान सभा की, वो तीनों के सदस्य थे। तो ये कहा जा सकता है कि रणबीर सिंह हुड्डा का बड़ा नाम था आजादी के दौर में भी, उसके बाद भी। और गांधी नेहरू परिवार के वो बड़े विश्वास पात्र रहे, मंत्री भी बने। वो मंत्री बनने के बाद जो है एक समय ऐसा था कि मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चल पड़ा था कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बन पाए। उसके बाद एक वो दौर भी आया कि वो अपने घर किलोई से भी चुनाव हार गए, तो हारे भी हैं बिल्कुल। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पिता रणबीर सिंह हुड्डा जब बुजुर्ग हुए तो उन्होंने, क्योंकि हर बाप अपने बेटे को आगे राजनीति में लाता है, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने अपने बेटे कैप्टन प्रताप सिंह हैं उनको चुनाव लड़ाया।
लेकिन कैप्टन प्रताप सिंह भी चुनाव हार गए। वो चुनाव था 1972 का। अच्छा। और उस समय एक बाबा श्रेयोनाथ थे, जिनका अच्छा। बड़ा नाम था, उसको अच्छा। सिरिया बाबा बोलते थे यहाँ। उस सिरिया बाबा ने उस प्रताप सिंह को चुनाव हरा दिया। और एक बड़ी रोचक बात ये थी कि उस चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे। अच्छा। एक बाबा जी और एक प्रताप सिंह। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई। उस चुनाव हारने के बाद प्रताप सिंह ने राजनीति छोड़ दी। फिर जो है रणबीर हुड्डा ने फिर चुनाव लड़े, फिर वो हारे जीते, यूं ही चलता रहा। उसके बाद 1982 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहला चुनाव लड़ा। अच्छा। पहला चुनाव लड़ा, वो हार गए किलोई से जी। फिर उन्होंने 87 में चुनाव लड़ा, फिर वो हार गए जी। फिर उनका 91 में सूत बैठा जी। और वो सूत बैठाया उन्हीं के जो मामा बुआ के लड़के हैं, भाई पढ़ते हैं जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय राजीव गांधी के बड़े नजदीकी थे। सुनने में ये भी आता है कि उस वक्त इनको टिकट कट गई थी जी। वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जो होता है, जैसे अब उदय भान्ने बाटी, हाँ जी जी, साइन तो नहीं के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय वीरेंद्र सिंह ने इनको फिर टिकट दिलाई। और टिकट दिलाने के बाद चूंकि चौधरी देवीलाल ने एक बहुत बड़ी गलती की हुई थी कि उन्होंने एमपी बनने के बाद सीकर के बजाय रोहतक से रिजाइन दिया। फिर वहां जो है मेम में जिस तरह के हालात बने और ये सारे एपिसोड हुए, उसके बाद देवीलाल के खिलाफ वहां मुंह बन गई थी। और उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एमएलए के 2 लगातार चुनाव हार चुके थे, उनको सूत आएगी, वो एमपी बन गए। देवीलाल को हरा दिया, इतने बड़े नेता को, प्रधानमंत्री जी। उसके बाद 96वां चुनाव हुआ। 96 में फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते जी। जबकि यहाँ जो रणबीर सिंह हुड्डा के बाकी बेटे हैं ना, उन्होंने किसी ने राजनीति में इंटरफेयर नहीं किया जी। या तो पहले शुरू में प्रताप सिंह ने लड़ा, उसके बाद प्रताप सिंह ने राजनीति छोड़ दी जी। उसके बाद जो है रणबीर सिंह हुड्डा के बाकी बेटों में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे रहे, वो एडवोकेट थे जी जी। फिर उन्होंने जो है 98 का चुनाव लड़ा। 98 में वो फिर जीते। 3 बार जीतने के बाद बड़े नेता हुड्डा साहब भी बन गए, लगातार 3 बार के एमपी जी। उसके बाद 99 में एक ऐसा चुनाव आया कि कैप्टन इंदर सिंह है, जिनको कोई बहुत ज्यादा उनका राजनीतिक वो सिस्टम नहीं था, उनको बहुत ज्यादा लोग भी नहीं जानते थे और कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं थे जी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया लोकसभा में। बहुत बड़ी बात, मतलब जिस हुड्डा साहब ने देवीलाल को 3 बार हराया, उसको कैप्टन इंदर सिंह ने हरा दिया जी। फिर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगला चुनाव लोकसभा के बजाय फिर विधानसभा का लड़ा जी। क्योंकि उसके 99 के बाद विधानसभा का चुनाव आ गया 2000 में। ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार डिसॉल्व कर दी थी जी। 2000 में वो किलोई से अपने जीवन में पहली बार विधायक बने जी। पहली बार विधायक बनने के बाद उनको विपक्ष का नेता बनाया गया। कुछ समय के बाद पहले उनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको जो है विधायक दल का नेता बनाया गया जी। उसके बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव आ जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक रहते हुए, इस बात का बहुत कम लोगों को पता है जी, वो सिटिंग विधायक रहते हुए उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा। एमपी का चुनाव लड़ा, वो जीत गए, चौथी बार के सांसद हो गए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई बिल्कुल। उसके बाद जो है चौधरी भजनलाल को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था जी। विधानसभा का चुनाव आ जाता है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 67 सीटें जीत जाती है जी। 67 सीटें जीतने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चूंकि 4 बार के सांसद हो गए थे, दिल्ली में उनकी गोटियां सेट हो गई थी। दिल्ली के जो सोनिया गांधी के नजदीकी लोग थे, उनके साथ उनकी अच्छी खासी मुलाकातें होना शुरू हो गई थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो उसमें एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हुड्डा साहब तो विधायक थे ही नहीं जी, ना वो उस मीटिंग में बैठ सकते थे बिल्कुल, कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो फैसला करें कौन मुख्यमंत्री होगा जी। वो एक लाइन हुड्डा साहब के काम आ गई। अगर विधायक तो चाहते जो, क्योंकि ज्यादातर को तो भजनलाल जी ने टिकट दिलाई थी, ज्यादातर को जिता भी भजनलाल जी ने था जी जी। तो जो है भजनलाल जी बनते बिल्कुल। उस एक लाइन में हुड्डा साहब का छूत आ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया जी। वो 2005 में मुख्यमंत्री बने जी। फिर उन्होंने 2009 में, एक किस्सा है प्रद्युमन भाई उस वक्त का, कि जो हाईकमान था जी, उसके लिए दोनों चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा भी बड़े विश्वास पात्र थे जी। वो राजीव गांधी के भी करीब थे, सोनिया के भी करीब जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सेम सीन था जी। तो उस वक्त कहते हैं कि सोनिया गांधी दो राह पर खड़ी थी जी। उनको कभी तो लग रहा था कि मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह को बना दूं जी, और कभी लग रहा था कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दूं जी। तो उस वक्त जो हरियाणा के बहुत वरिष्ठ नेता रहे थे चौधरी बंसीलाल जी, वो मुख्यमंत्री भी रहे और उनका बड़ा नाम था जी।
और बहुत ही समझदार नेताओं में उनकी गिनती थी जी। तो उस वक्त कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने मैडम सोनिया को एक बात कही थी जी। अगर 5 साल सरकार चलानी है जी। तो बना दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जी। और सरकार अगर बीच में गिरानी है जी। तो बना दो वीरेंद्र सिंह डुमरखा को। जी। तो वो इशारा था उनका भजनलाल की तरफ जी कि ये शरीफ जाट है, बिल्कुल। इसकी सरकार भजनलाल चलने नहीं देगा जी। और ये रोहतक का जाट है 5 साल सरकार चलाए। बिल्कुल, और उन्होंने चलाई भी और बल्कि 5 साल से पहले चुनाव करा दिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल। ठीक है, जब उनको ये लगा कि जो है अब कांग्रेस लोकसभा में फिर से सरकार बन गई थी मनमोहन सिंह की जी जी। और हरियाणा में भी एक तरफा मुंह थी तो भाई इसका फायदा उठाया जाए जी। उन्होंने विधानसभा चुनाव 6 महीने पहले डिजोल्व करके और चुनाव कराए 9 में फिर वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2014 में वो हारे मुख्यमंत्री, मतलब कांग्रेस नहीं बनी लेकिन वो किलोई से जीत गए। उसके बाद 2019 में वो फिर किलोई से जीते और इस बार जो है उनको विधायक दल का नेता कांग्रेस ने बना, नेता प्रतिपक्ष वो बने। 2024 में वो फिर जीते किलोई से, लगातार जीत रहे हैं। बिल्कुल। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बेटा जी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो विदेश में ही था, वो राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हुड्डा साहब सिटिंग एमपी होते हुए मुख्यमंत्री बने जी तो लिहाजा उनको संसद से इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ। श्री कृष्ण हुड्डा उस समय किलोई से विधायक थे जी और श्री कृष्ण हुड्डा ने रिजाइन दिया जी। श्री कृष्ण हुड्डा के रिजाइन देने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एमएलए का चुनाव लड़ा जी और एमपी के चुनाव की उस समय ये चर्चाएं थी कि श्री कृष्ण हुड्डा को लड़ाया जाएगा क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। नहीं, कौन मेमोरी नहीं छोड़ता कोई आदमी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा के बजाय अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को विदेश से बुला करके जी और जो है उनको चुनाव लड़ाया जी। दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा जीते, फिर वो 2009 में जीते, फिर 2014 में जब मोदी की आंधी में सब सौदा बह गया था जी, मतलब उत्तर भारत में वही जीते थे, कोई नहीं जीते और कोई नहीं जीता। ठीक है, वो केवल दीपेंद्र हुड्डा जीते, इतना बड़ा कद हो गया था उनका जी। फिर 2019 में वो मामूली वोटों से हार गए जी। हारने के बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया जी। फिर उन्होंने राज्यसभा का एमपी होते हुए 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और लाखों वोटों से वो फिर जीते जी। दीपेंद्र हुड्डा भी 5 बार के सांसद बन गए। बिल्कुल। उनके पिता जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी 4 बार के सांसद हैं जी। तो लिहाजा एक बड़ा राजनीतिक परिवार बन गया जी। लेकिन अब जो बाकी 4 परिवारों की हमने चर्चा की, अब इस 5वें परिवार में जब वो चर्चा करेंगे जी कि बाकियों में बाप अलग बेटा अलग भाई अलग, दोनों भाई अलग, लेकिन इनके परिवार में ऐसा आज तक भी नहीं हुआ। रणबीर सिंह हुड्डा और रामजीलाल हुड्डा ने भले ही चुनाव लड़े एक साथ जी और अलग अलग हलकों से लड़े, लेकिन दोनों भाइयों का बड़ा अगाध प्यार था। उसके बाद रणबीर सिंह हुड्डा ने अपने एक बेटे को राजनीति में ले आई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने छोड़ दी जी। धक्का नहीं करे औरों की तरह, और तो छोड़ते ही नहीं, बिल्कुल चिमटते रहते हैं लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो बाकी भाइयों ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, उनकी पत्नी का भी कोई बहुत बड़ा इंटरफेयर नहीं था। उसके बाद जब दीपेंद्र हुड्डा आए तो चूंकि भतीजे तो हैं हुड्डा साहब के भी, सोनू मोनू हुड्डा जिनके बड़े नाम विख्यात हैं, कोई राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर रहा जी। निश्चित रूप से ये परिवार प्रदेश का इकलौता वो परिवार है जिसका 100 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर में जी आज भी आपस में बिखराव नहीं हुआ है। आज भी ये इकट्ठे हैं जी जी। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, और परिवारों में जो इतनी अनबन आपसी फूट है जी, जग जाहिर है, इस परिवार में इस प्रकार की बातें नहीं सुनी जा रही और ना ही पब्लिक डोमेन में आज तक इनकी कोई बड़ी बात परिवार की जो मनमुटाव की हो वो पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं है। ऐसा क्यों है जो और परिवारों में यूं भी कह सके देसी भाषा में जूत बाज रहा है, लेकिन यह परिवार बड़ा समृद्ध चल रहा है, क्या कारण है? देखो, निश्चित रूप से जैसा हमने जो 5 परिवारों की तुलना की है तो आज मेरा ये मानना है कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे ना, उनकी भी राजनीतिक रूप से आंखें खुल जाएंगी, उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि हम किन लोगों के साथ लगे हुए हैं जी। ठीक है, जहां भाई भाई का जूत बाज रहा है, पिता बेटे का बाज रहा है और सिर्फ चौधर के लिए जी। अब जो ओवरऑल ये परिवार ऐसा क्यों है और औरों में क्यों बाज रहा है, उसका कारण मैं बताता हूँ। जिस घर में घने चौधरी हो जाओ ना, उनमें जूत बाजेगा जी। बाकी जो परिवार है एक एक टाइम पे 5-5 जने चुनाव लड़े हैं जी। ठीक है, जबकि इनके परिवार में एक ही लड़ता है, वो कारण है। अब इनके परिवार में पिछली बार एक गलती की इन्होंने कि 2 सीटों पर पिता पुत्र अलग अलग खड़े हो गए
भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से खड़े होगी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से होगी, दोनों हार गए ना, दोनों हार गए, ठीक है। नहीं तो एक खड़े हुआ करता तो हर बार जीता करता। दूसरी तरफ आप ये देखो कि बंसीलाल के परिवार में हमने चर्चा कर ली, 6 आदमी चुनाव लड़ चुके हैं जो सक्रिय हैं, ठीक है, और भाई भाई आमने सामने लड़ रहे हैं। इसी तरह से चौधरी भजनलाल के परिवार का हमने जिक्र किया, चौधरी देवीलाल के परिवार में भाई भाई आमने सामने लड़ रहे हैं। रणजीत चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी आमने सामने चुनाव लड़े हैं, तो यहाँ भी आमने सामने है मामला। इसी तरह से राव बीरेंद्र सिंह का जो परिवार है वहां भी यूं ही सिस्टम हो रहा है। हुड्डा साहब के परिवार में एक पीढ़ी में एक ही आदमी राजनीति करता है। मैं जो ये बात कह रहा हूं ना, एक पीढ़ी में एक आदमी, इसका मीन्स क्या है कि अब बंसीलाल के 2 बेटे थे, उनमें अगर एक करता ना राजनीति तो उनका भी झगड़ा नहीं होता। चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे, अगर एक राजनीति करता तो नहीं होता झगड़ा। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे थे, उनमें एक करता तो नहीं होता। चौधरी भजनलाल के 2 बेटे थे, एक करता तो नहीं होता। राव बीरेंद्र सिंह के 3 बेटे थे, एक करता तो नहीं होता। यहाँ कुछ एक लोग एक बात और भी कह देते हैं कि, और हो सकता कईयों दिमाग में हो, बाकी तो 2-2, 3-3 छोरे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के एक है, तो इसका जूत किसके गिलाबाज है भाई। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि रणबीर हुड्डा का तो एक कौन था। सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। रणबीर हुड्डा के क्या भूपेंद्र हुड्डा अकेला था। सही बात है, वो भी तो। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो रणबीर हुड्डा के बेटे हैं, बेटों के बेटे, यानी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे सोनू मोनू हुड्डा, वो भी तो कहीं ना कहीं अंदर खाने थोड़े बहुत राजनीति में सक्रिय हैं, केवल चुनावी राजनीति में नहीं है, बिल्कुल, वरना तो लाइमलाइट में तो है ही वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी तो एक ही आदमी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि घर में चौधरी एक पीढ़ी में एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होंगे तो जूत बाजे, क्योंकि पद एक है, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी तो एक है, सबने वहा चाहिए, और चाहने वाले कहिए सबने वही चाहिए। जी ठीक। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े परिवार हैं। मुख्य परिवार लालों के परिवार रहे हैं, उसके बाद 2 परिवार लालों से अलग रहे हैं, उनकी भी हमने चर्चा की, और चर्चा का जो निचोड़ है वो बिल्कुल निकाल कर आपके सामने रखा। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने भी है राजनीतिक परिवार हैं, इनकी जो कहानी है वो कहां बिगड़ती है, आपकी नजर में क्या कारण है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।